हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम सब क्लास 9th का चैप्टर 1 कर रहे थे, तो इसमें हमने 2-3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। जैसे आज हमें गैशियस से स्टेट से शुरू करना था। आई होप सो आप सब रिवाइज कर रहे होंगे, आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर जो इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, जो नए हैं, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके इसके पहले वाले पार्ट्स देखिए, उसी के बाद आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि बीच में फिर नहीं समझ में आएगा। वैसे आप इसको देख सकते हैं, इट्स ओके। तो अब हमने देखे थे स्टेट्स देखे थे कितने होते हैं मैटर के, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड स्टेट देख लिया था, और आज हमें गैशियस स्टेट से स्टार्ट करना था। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखो, आपने कभी भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है क्या कि कोई जो गुब्बारा बेचने वाला है वो बहुत ज़्यादा नंबर में बलून को एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से भर देता है, ठीक है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून इज़ ही एबल। आप उससे एक बार पूछिएगा कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून भर देता है, ठीक है। और उससे ये भी पूछिएगा कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस है। अब इसमें आपके लिए एक एक्टिविटी, आपको क्या करना है, 300 ml की सिरिंज लेनी है, ठीक है। उनके जो नोजल्स होते हैं उनको क्लोज कर देना है बाय अ रबड़ कॉर्क, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये आपने क्या लिया है, एक सिरिंज लिया है और इसको आपने रबड़ कॉर्क से यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, उसमें से पिस्टन को निकाल दीजिए, ठीक है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक को तो आप बिना छुए उसको छोड़ दीजिए। फिल वाटर इन द सेकेंड, और कुछ चॉक के टुकड़े आपको तीसरे वाले में डाल देने हैं। इंसर्ट द पिस्टन, उसके बाद पिस्टन को दोबारा सिरिंज में डालिए और आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए ऑन द पिस्टन, उसको डालने से पहले इनटू द सिरिंज, ताकि वो स्मूथली मूवमेंट करे, ठीक है। नाउ अब आपको ना उस कंटेंट को जो आपने डाल रखा है उसको पुश करने की कोशिश करनी है। कंटेंट जो है उसको आपको क्या करना है, पिस्टन को पुश करके उसको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कौन से केस में पिस्टन जो है वो बहुत ईजिली मूव कर जाएगी, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, मतलब हम उनको कंप्रेस कर पाते हैं, है ना, अगर सॉलिड और लिक्विड से उनकी तुलना करें तो। आपने एलपीजी का भी नाम सुना होगा, जो सिलेंडर हमारे घर में आते हैं कुकिंग के लिए, उसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब जो सिलेंडर है जो हम अपना खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में मिलती है, वो बेसिकली क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती हैं। अब जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब सीएनजी, जो आप देख रहे हैं आजकल कितनी ज़्यादा फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रही है व्हीकल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, मतलब एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस भरी जा सकती है और ईजिली ट्रांसपोर्ट इसको किया जा सकता है। तो वी केम टू नो, अब हमें यहाँ पे ये पता चला है कि व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। जैसे कि देखो, आप किचन में एंटर भी नहीं करते और आपको पता चल जाता है, आपको स्मेल आ जाती है कि अरे आज तो कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है ना। तो कैसे वो स्मेल आप तक पहुँच रही है, ठीक है। आप देखो, जो पार्टिकल्स हैं ना आपके ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड, जो खाने का जो अरोमा है वो हवा के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरे किचन में फैल जाते हैं, और इवन बहुत दूर दूर तक हम तक भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो गरम गरम खाना होता है ना, हॉट कुक फूड होता है, वो कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे पास पहुंच जाता है, उसकी स्मेल, ठीक है। अगर आप इसे कंपेयर करें, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड, इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, और बहुत उनके बीच में देखो, गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो गैसेस जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। अब जो गैशियस स्टेट होती है उसमें क्या होता है, पार्टिकल ना बहुत तेज़ी से रेंडमली मूव करते हैं, और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और जो कंटेनर का वॉल होता है उसको भी। इसीलिए जो प्रेशर आपका गैस के द्वारा लगाया जाता है इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जो गैस लगा रहा है, गैस के पार्टिकल जो उस वॉल के कंटेनर पे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है। अब जैसे इसको देखिए,
ये आपको सॉलिड में शो कर रहा है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आपस में एकदम अटैच्ड हैं, बिल्कुल चिपके। फिर लिक्विड में देखेंगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ गया है, और गैशियस में तो बिल्कुल ही रेंडमली ये मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कैन मैटर चेंज इट स्टेट। अब जैसे मैटर जो है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, जो भी है क्या वो चेंज कर सकता है। अब देखो, हम सबको पता है फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइस के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो सॉलिड है, लिक्विड वो तो वाटर है ही, और वाटर वेपर जो है गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर, ये जो स्टेट चेंज होती है ना इसमें मैटर के अंदर क्या होता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल है उनके साथ क्या होता है। हाउ डज, कैसे ये चेंज होता है, हम सबको इसका जवाब चाहिए है ना। तो अब देखते हैं। अब सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका क्या असर होगा। सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखिए। इसमें आपको क्या करना है, अबाउट 150 ग्राम आइस लेना है किसी बीकर में, और सस्पेंड थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसमें लगा के छोड़ दीजिए, सो दैट उसका जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में रहे, जैसा आपको फिगर इसमें दिख रहा है 1.6 में दिख रहा है। अब अगर मैं सबसे पहला वाला ये देखें तो ये नॉर्मल आपने अपने लैब वगैरह में देखा होगा है ना। अब इसमें देखिए ये थर्मोमीटर है, ठीक है, और ये आपका ग्लास स्टिरर है, ठीक है, और ये थर्मोमीटर है इसके बगल में। उन दोनों को बीकर में डाल के रख दिया, नीचे से बर्नर चालू कर दिया है, ठीक है। इससे क्या है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ, मतलब पहला वाला जो है उसमें बर्फ़ डाल रखी है, मतलब बर्फ़ से पानी का कन्वर्जन है ये फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला जो है उसमें क्या हो रहा है कि आपका कन्वर्जन है वाटर का वाटर वेपर में। आप सब ने चाय बनाई होगी है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि कैसे जो पानी है वो भाप बन बन के उड़ रहा है जब आप चाय उबालते होंगे, आपने देखा होगा है ना। तो उसको आपको फिर लो फ्लेम पे हीट करना था, और टेम्परेचर जब जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगे ना तो आपको टेम्परेचर नोट कर लेना है, ठीक है। और नोट द टेम्परेचर जब सारी बर्फ़ पानी में बदल जाए, और फिर अपना ऑब्जर्वेशन को उसमें लिख लीजिए। नाउ अब एक ग्लास रॉड डालिए ना बीकर वाइल स्टीयरिंग, जब वाटर उबलना शुरू कर दे तब, और उस थर्मोमीटर पे ना अपनी नज़र गड़ाए रखिएगा, ठीक है, उसकी रीडिंग पे मोस्ट ऑफ द वाटर जब वेपराइज हो जाए तो, और उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना सॉलिड का, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाओगे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। और जो एनर्जी, जो वो हीट जो आप उन्हें जला के, मतलब बर्नर से आपने जो हीट प्रोवाइड की है ना उसको, वो क्या होगा, वो एनर्जी सप्लाई करेगी, जिससे जो पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन था ना वो ओवरकम हो जाएगा, मतलब वो एक तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, वो ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। और जो स्टेज है इज़ रीच्ड व्हेन, ये वो स्टेज है जब सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आपका कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनने लगता है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिड ने मेल्ट करना शुरू कर दिया है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी सॉलिड का, वो ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल की, कितना पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ़ का, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, जो कि बेसिकली क्या है, सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। चेंज ऑफ, जब आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। जब आपकी सॉलिड मेल्ट करती है तो जो टेम्परेचर है रिमेन्स द सेम, सो वो हीट कहाँ जाती है। देखो, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप एक्सपेरिमेंट देखते हैं मेल्टिंग का, तो जो टेम्परेचर होता है किसी भी सिस्टम का डज़ नॉट, वो एक मेल्टिंग पॉइंट के बाद नहीं जाता टिल ऑल द आइस मेल्ट। तो ऐसा कब होता है, इवन तो देखो अगर आप हीट करते जाओगे बीकर को,
वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, हम उसको हीट देते जा रहे हैं और वो जो हीट है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो चेंज करने में यूज़ हो रही है, उसके स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको ओवरकम कर रहा है। और ये जो हीट एनर्जी होती है ना, जो आइस ने ऑब्जर्व की है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, इसे हम बोलते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन। जो कंटेंट है बीकर के उसमें वो छुप गई है और उसे हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे आपने वर्ड जो लेटेंट है ना, इसका मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। तो लेटेंट हीट देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब अमाउंट हीट एनर्जी का जो ज़रूरी है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन अभी हमने देखा था ना, स्टेट जो चेंज हो रहा था सॉलिड से लिक्विड, उसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और वो उतनी हीट एनर्जी मतलब अमाउंट हीट एनर्जी का जो हमें चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं पानी में, वो 0 डिग्री पे हैव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो जब आप हीट सप्लाई करेंगे ना, जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे पानी को, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे और एट अ सर्टेन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देंगे, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर जो आपका लिक्विड होगा वो क्या करना शुरू हो जाएगा, वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर होता है जिसपे कि आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, बेसिकली एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं फ्रॉम बल्क फिनोमिना ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी कि वो अपने वेपर स्टेट को चेंज कर पाएँ। फॉर वाटर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप देखें तो 273 + 100, तो ये आपका 373 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या आप वेपराइजेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किया था कि हमें वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए एनर्जी का 1 kg, जो हमने ऊपर अभी देखा था ना, बिल्कुल आपने जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफ़ाइन किया था कि अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure, वेपर में मतलब चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, तो वही आपका क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि देखो जो अब देखो यहाँ पे कैन यू डिफ़ाइन, क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किया है। पार्टिकल इन स्टीम जो कि आपके वाटर वेपर हैं हैव मोर एनर्जी, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल स्टीम में होते हैं ना, उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, देखो सॉलिड है, उसे अगर आप गर्म करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को ठंडा करोगे लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करोगे तो ये आपस में आपका इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बार ये देख लेते हैं। सो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस हमारे अगल बगल हैं चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं हीट की मदद से, बट यहाँ पे कुछ आपके चेंजेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट के आए हुए। तो यहाँ से एक्टिविटी 1.3 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सब कुछ रिवाइज करके आइएगा एंड जो कुछ ना समझ में आए प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। होप सो कि मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूँ। थैंक यू सो मच।